द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी भारतीय लेखक खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई एक लघु कहानी है। इस कहानी में वे यह बताते हैं कि कैसे उनके जीवन के विभिन्न चरणों बचपन से लेकर वयस्कता तक के दौरान उनकी अपनी दादी के साथ रिश्ते में बदलाव आया। उन्होंने हमेशा अपनी दादी को एक वृद्ध महिला के रूप में ही देखा था और उनके किसी भी युवा और जीवंत अतीत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पूरी कहानी में लेखक अपनी दादी के शांत और सौम्य स्वभाव को दर्शाते हैं। जब वह बड़ा हो जाता है तो दादी का उससे संबंध धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन फिर भी वह प्रतिदिन की प्रार्थना और जानवरों जैसे कुत्तों और चिड़ियों को दाना डालने की अपनी दिनचर्या को बनाए रखती हैं। मेरी दादी, जैसे हर किसी की दादी होती हैं, एक बूढ़ी औरत थीं। वह उन 20 वर्षों से बूढ़ी और झुर्रियों वाली थीं, जितने वर्षों से मैं उन्हें जानता था। लोग कहते थे कि वह कभी जवान और सुंदर थीं और उनका एक पति भी था, लेकिन यह मानना कठिन था। मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक के चूल्हे के ऊपर टंगी हुई थी। उन्होंने एक बड़ा पगड़ी पहन रखी थी और ढीले ढाले कपड़े पहने थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके सीने के अधिकांश हिस्से को ढकती थी और वह कम से कम 100 साल के लगते थे। वह ऐसे नहीं लगते थे कि उनका कभी कोई पत्नी या बच्चे रहे होंगे। वह तो बस ढेर सारे पोते पोतियों वाले लगते थे। मेरी दादी का कभी जवान और सुंदर होना तो लगभग विचलित करने वाला विचार था। वह अक्सर हमें अपने बचपन के खेलों के बारे में बताती थीं। यह सुनकर हमें यह बहुत अजीब और अनुचित लगता था और हम उन बातों को वैसी ही मानते थे जैसे वह भविष्यवक्ताओं की कहानियां सुनाया करती थीं। वह हमेशा से छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई रही थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियों की जालियां हर दिशा में फैली हुई थीं। नहीं, हमें पूरा यकीन था कि वह हमेशा से वैसी ही रही थीं जैसी हमने उन्हें जाना। इतनी बूढ़ी की और बूढ़ी हो ही नहीं सकती और 20 साल से एक ही उम्र की थीं। वह सुंदर कभी नहीं हो सकती थीं, लेकिन वह हमेशा सुंदर थीं। वह घर में सफेद कपड़ों में लिपटी हुई धीरे धीरे चलती थीं, एक हाथ से अपनी कमर को सहारा देती और दूसरे हाथ से अपनी माला फेरती। उनके चांदी जैसे बाल बेतरतीब उनके फीके और झुर्रीदार चेहरे पर बिखरे रहते और उनके होंठ लगातार बिना आवाज के प्रार्थना में हिलते रहते। हाँ, वह सुंदर थीं। वह पहाड़ों के सर्दियों के दृश्य जैसी थीं, शांत, शुद्ध सफेदी जो शांति और संतोष की सांस लेती थी। मैं और मेरी दादी अच्छे दोस्त थे। जब मेरे माता पिता शहर में रहने चले गए तो उन्होंने मुझे उनके पास छोड़ दिया और हम हमेशा साथ रहते थे। वह सुबह मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। जब वह मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती तो एक ही सुर में सुबह की प्रार्थना करती, इस उम्मीद में कि मैं सुनते सुनते उसे याद कर लूंगा। मैं उनकी आवाज से प्रेम करता था इसलिए सुनता था, पर कभी याद नहीं किया। फिर वह मेरी लकड़ी की पट्टी, जिसे वह पहले ही धोकर पीली मिट्टी से लेप चुकी होती, एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक सींग की कलम लाकर एक गठरी में बांध देती और मुझे देती। फिर नाश्ते में एक मोटी, बासी रोटी जिसमें थोड़ा मक्खन और चीनी लगी होती, हम दोनों स्कूल चल पड़ते। वह अपने साथ कई बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थीं। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल आती थीं क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। जब बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठकर एक साथ वर्णमाला या प्रार्थना गाते थे, तब मेरी दादी अंदर बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ती थीं। जब हम दोनों अपना काम पूरा कर लेते तो साथ साथ घर लौटते। अब गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर हमारा इंतजार करते। वे हमारे पीछे पीछे घर तक आते और रोटियों के लिए आपस में गुर्राते और लड़ते। जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरह बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। यह हमारी दोस्ती में एक मोड़ था।
अब हम एक ही कमरे में तो रहते थे, लेकिन वह अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थीं। मैं अब मोटर बस से एक अंग्रेजी स्कूल जाता था। सड़कों पर अब कोई कुत्ते नहीं थे और उन्होंने अब घर के आंगन में चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दिया था। समय के साथ हम एक दूसरे को कम देखने लगे। कुछ समय तक वह मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। जब मैं लौटता तो वह मुझसे पूछती कि शिक्षक ने क्या सिखाया। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और विज्ञान की बातें बताता, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, धरती का गोल होना आदि। यह बातें उन्हें दुखी करती थीं। वह मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर सकती थीं। उन्हें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई गई बातों पर विश्वास नहीं था और इस बात से परेशान थीं कि वहां भगवान और धर्म ग्रंथों की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गईं। उनके अनुसार संगीत का संबंध नाचने गाने वाली और भिखारियों से था और यह सज्जनों के लिए नहीं था। इसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत कम बातें की। जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मुझे अपना एक अलग कमरा दे दिया गया। हमारी दोस्ती की कड़ी टूट गई। मेरी दादी ने इस अलगाव को चुपचाप स्वीकार कर लिया। वह शायद ही किसी से बात करती। सुबह से शाम तक वह अपने चरखे पर सूत काटती और प्रार्थना करती। केवल दोपहर को वह थोड़ा आराम करती और चिड़ियों को दाना डालती। जब वह बरामदे में रोटियां तोड़ती, सैकड़ों चिड़ियां उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती। चारों ओर चहचहाहट की गूंज होती। कुछ उनकी टांगों पर बैठती, कुछ कंधों पर और कुछ सिर पर। वह मुस्कराती पर कभी उन्हें भगाती नहीं थीं। यह दिन का उनका सबसे सुखद समय होता। जब मैंने विदेश जाने का फैसला किया तो मुझे लगा दादी बहुत दुखी होंगी। मैं 5 साल के लिए जा रहा था और उनकी उम्र को देखते हुए कुछ भी निश्चित नहीं था। लेकिन मेरी दादी को सब पता था। वह भावुक नहीं हुई। वह मुझे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन कुछ बोली नहीं और कोई भावना प्रकट नहीं की। उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे, मन प्रार्थना में डूबा हुआ था। उनकी उंगलियां माला फेर रही थीं। चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा और जब मैं रवाना हुआ तो उस गीले चुंबन की छाप को मैंने अंतिम स्पर्श की तरह संजो लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद जब मैं लौटा तो वह स्टेशन पर मुझे लेने आई। वह एक दिन भी बड़ी नहीं लगी। उन्होंने अब भी कोई बात नहीं की और जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं उनकी प्रार्थना सुन सका। मेरी वापसी के पहले ही दिन वह अपने चिड़ियों के साथ व्यस्त थीं। उन्हें ज्यादा देर तक खिलाया और उनसे मजाक में डांट भी की। शाम को उनमें कुछ बदलाव आया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पास पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल मंगाया और गाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक उन्होंने उस पुराने ढोल को पीटा और योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाए। हमें उन्हें मनाना पड़ा कि वह और ना गाएं, नहीं तो थक जाएंगी। यह पहली बार था जब मैंने उन्हें प्रार्थना करते नहीं देखा। अगली सुबह वह बीमार हो गईं। हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी को कुछ और ही लगा। उन्होंने कहा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने से पहले की कुछ घड़ियों में प्रार्थना नहीं की थी, इसलिए वह अब समय बर्बाद नहीं करेंगी। हमने विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी रहीं, प्रार्थना करती रहीं और माला फेरती रहीं। हमें कुछ समझ आने से पहले ही उनके होंठ रुक गए और माला उनके मृत हाथों से गिर गई। उनके चेहरे पर एक शांत सफेदी छा गई और हमें पता चल गया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहीं। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसा कि परंपरा है,
उन्हें जमीन पर लिटाया और एक लाल कफन से ढक दिया। कुछ घंटों के शोक के बाद हम उन्हें अकेला छोड़कर अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग गए। शाम को जब हम उन्हें उठाने आए तो सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें उनके कमरे और बरामदे को रोशन कर रही थीं। हम आंगन में रुके। बरामदे और उनके कमरे में, जहां वह लाल कफन में लिपटी मृत पड़ी थीं, हजारों चिड़िया चुपचाप जमीन पर बैठी थीं। कोई चहचहाहट नहीं थी। हमें चिड़ियों के लिए दुख हुआ और माँ रोटियां लेकर आईं। उन्होंने उन्हें टुकड़ों में तोड़कर वैसे ही फेंका जैसे दादी किया करती थीं। लेकिन चिड़ियों ने रोटी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी की मृत देह को लेकर निकले तो वे चुपचाप उड़ गईं। अगले दिन सुबह सफाई करने वाले ने रोटी के टुकड़ों को झाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। तो दोस्तों, यह थी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की कहानी, एक पोते की नजरों से देखी गई उसकी दादी की शांत, सरल और आध्यात्मिक छवि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।